नमस्कार साथियों, मैं पवन जहांगीर आप सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन ट्यूशंस के मंच पर तहे दिल से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी विद्यार्थी स्वस्थ, मस्त, जबरदस्त और शानदार होंगे। तो साथियों, मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूं आपके अपने प्यारे विज्ञान विषय को लेकर, जिसके अंदर आज हम यहां पर बात करने वाले हैं आपके क्लास 7 की जो एनसीईआरटी की न्यू बुक आ चुकी है, उस न्यू बुक के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं उनके एक्सक्लूसिव वीडियो आपके लिए मैं लेकर आने वाला हूं। और उसी कड़ी के अंदर आज हम हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के साथ। और फर्स्ट चैप्टर का जो आपका नाम रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? विज्ञान का निरंतर बढ़ता संसार। यानी जो हमारा साइंस है वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और एडवांस बनता जा रहा है और विकसित होता जा रहा है। तो उसके रिगार्डिंग ये चैप्टर है। बेसिकली आपका फर्स्ट चैप्टर जो होता है उसमें किसी प्रकार के कोई क्वेश्चन आंसर नहीं होते हैं, प्रश्न उत्तर नहीं होते, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर नहीं होते हैं, लेकिन उसके अंदर यह बताया जाता है कि आप ये बुक एक्चुअली पढ़ क्यों रहे हैं। आप क्लास 7 की जो बुक पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, ये चीज उस चैप्टर के अंदर बताई जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहां पर देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है? विज्ञान की यात्रा की शुरुआत, यानी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। बुक है, बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसकी यात्रा की शुरुआत में हम क्या क्या चीजें देखने वाले हैं, चलिए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कहीं घूमने जाते हैं उससे पहले हम आइटिनरी डिसाइड कर लेते हैं, क्या, कहाँ, कैसे, कब जाना है, क्या देखना है, उन सब चीज़ों के बारे में डिसाइड कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से इस बुक के अंदर क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यह पुस्तक केवल तथ्यों का संग्रह नहीं है, यानी इस बुक के अंदर केवल आपको ये नहीं बोला जाएगा कि ये चीज़ ऐसे होती है, इसको मान लो। नहीं बेटा, आपको केवल तथ्य नहीं बताए जाएंगे, आपको केवल फैक्ट्स नहीं बताए जाएंगे। आपको कहा जाएगा कि ये चीज़ ऐसी है तो क्यों है, उसके पीछे रीज़न, उसके पीछे कारण ज़रूर आपको बताया जाएगा। यानी कारण समझ के आपको क्या करना है, किसी चीज़ पर विश्वास करना है। ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी बोल दिया और आपने मान लिया। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। इस बुक के अंदर बात करते हैं, ये हमें प्रेरित करती है, यानी अपने को किस चीज़ के लिए इंस्पायर करती है ये बुक, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात, प्रश्न पूछने के लिए। लाइफ में प्रश्न पूछना बहुत ज़रूरी है, खुद से, आसपास के लोगों से, टीचर से, पेरेंट्स से। जब तक क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आंसर्स हमें नहीं मिलेंगे और वो प्रश्न हमेशा प्रश्न ही रह जाएंगे और आपके नॉलेज के अंदर किसी तरीके का कुछ एडवांसमेंट नहीं हो पाएगा। प्रयोग करने के लिए, यानी हर चीज़ को प्रयोग करके अपने को किसी निष्कर्ष पर पहुंचना होगा। कोई भी काम कर रहे हैं, प्रयोग कीजिए, निष्कर्ष निकालिए, फिर आप उसके रिगार्डिंग कुछ भी स्टेटमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप बिना प्रयोग के अगर आप कोई चीज़ बोल दोगे तो हर कोई नहीं मानेगा, ना आप खुद मान पाओगे। नेक्स्ट, खोज करने के लिए क्या होता है? बचपन से ही हमें जब खिलौने मिलते हैं, हम खिलौने को पूरा तोड़ के उसके अंदर की मशीन बाहर निकाल देते हैं। क्यों बेटा? अपने को खोज करने की बड़ी जिज्ञासा होती है, या हमारे कह सकते क्यूरियोसिटी होती है कि हमारा मन करता है हर चीज़ की खोजबीन करूं, क्या है, कैसे, क्यों। बचपन में आप कई बार वर्ग पहेलियां भी खेलते हो। ठीक है, तो ये पहेलियां ये आपको खोज करने के लिए क्या करती हैं? इंस्पायर करती हैं, प्रेरित करती हैं। ठीक, ऐसा इस बुक के अंदर कुछ होने वाला है। विज्ञान हर जगह है, यानी आपको लगता है विज्ञान कोई बड़ी चीज है। नहीं बेटा, विज्ञान छोटी चीजों के अंदर भी है, विज्ञान बड़ी चीजों के अंदर भी है। एक छोटी सी कोशिका के अंदर भी साइंस है, एक बहुत बड़ी मशीन के अंदर भी साइंस है। यानी हर छोटी सी चीज से लगाकर बड़ी चीज तक कोई ना कोई रीजन है, कोई ना कोई कारण है, और वो कारण बताने में आपको विज्ञान मदद करने वाला है, चाहे वो सूर्य और तारे ही क्यों ना हो। यानी विज्ञान की अगर बात करते हैं तो आपको जिज्ञासा पैदा होनी चाहिए मन के अंदर किसी चीज को जानने की, फिर आप उसके लिए खोज करेंगे और खोज करने के बाद अपनी समझ के अंदर वृद्धि करेंगे, यानी आप अपने नॉलेज को गेन करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को इस चैप्टर, इस बुक के अंदर काम करना होगा। नेक्स्ट, जिज्ञासा और सीखने की उड़ान। क्या दे रखा है कि पुस्तक के पेज नंबर तितली और कागज के हवाई जहाज की उड़ान दर्शाते हैं। पेज नंबर जो है वहां पर तितलियां बनाई गई, हवाई जहाज बताए गए। वो क्या करे बेटा? वो उड़ान की तरफ हमें लेकर जा रहे हैं। उड़ान की तरफ यानी हम क्या करने वाले? लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं, उड़ने वाले हैं। उड़ने वाले कैसे? पंख नहीं लगेंगे हमारे, हम अपने ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं, ज्ञान में एक नई उड़ान देने वाले हैं। ठीक है, यानी जिज्ञासा हमें आगे बढ़ाने वाली है और सीखने की उड़ान हमारी तैयार होने वाली है। हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे हमारी जिज्ञासा से, और सीखने की हमें उड़ान मिलने वाली है। हम सीखते जाएंगे, चीज़ें लगातार सीखते जाएंगे। पहले जिज्ञासा होना बहुत ज़रूरी है, तभी चीज़ें सीख पाओगे। बिना क्यूरियोसिटी के आप कुछ भी चीज़ लर्न नहीं कर पाएंगे। ठीक है, किसी चीज़ में इंटरेस्ट होगा तभी आप उस चीज़ को सीख पाओगे। परिणाम, अब
बात करते हैं एग्जाम्पल के बारे में। एग्जाम्पल जैसे वैज्ञानिक को वायुयान बनाना है, तो वायुयान बनाने की उसको प्रेरणा कहाँ से मिली, यानी उसका दिमाग कैसे काम किया कि हवाई जहाज ऐसे बनाना है। तो देखो बेटा, पक्षियों के पंखों को देखा, पक्षियों के पंखों को देखा कि पक्षी आकाश में कैसे उड़ते हैं, तो ठीक ऐसे ही हम कोई चीज़ बना सकते हैं जो आकाश में उड़ सके। तो इसके लिए लगातार प्रयोग किए गए, प्रयोग होते रहे, तब जाकर एक वायुयान का आविष्कार हुआ या हवाई जहाज का आविष्कार हुआ। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, यानी आपको छोटी छोटी चीज़ों पर पहले फोकस करना होगा, और छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस करते जाएंगे तो वो छोटी छोटी चीज़ों का ज्ञान आपस में मिलता जाएगा और आप एक बड़े ज्ञान की तरफ आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। यानी हर छोटी से छोटी चीज़ की खोज आपको एक बड़ी खोज की तरफ ले जाने वाली है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं, विज्ञान क्या है। बेटा, विज्ञान ऐसा नहीं है कि आज रात को सोए सुबह उठे अपने को विज्ञान आ गया, नहीं बेटा, ये प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप तरीके से होगी, यानी ये प्रोसेस है। ऐसे नहीं कि आपने आज कुछ किया और विज्ञान आपको सारा आ गया, नहीं बेटा, आपको इस चीज़ को सीखने में समय लगेगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, प्रक्रिया है। प्रक्रिया के अंदर अलग अलग चरण होते हैं, स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, तब जाकर आप किसी फाइनल रिजल्ट पर पहुंच पाओगे। ठीक है, केवल ऐसे नहीं रट लिया, चीज़ों को याद कर लिया। बुक कई बार होते हैं, बच्चे समझते हैं हमने रट लिया तो हमें याद हो गया। वो रटना बेटा पढ़ाई नहीं होता है, अपने को क्या करना है, चीज़ों को समझ कर चलना है। रटना इज़ नॉट पढ़ाई। रटना वो तो आप किसी से भी रटवा सकते हो, लेकिन उसको समझ में कितना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, वो ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है। ठीक है, तो विज्ञान में अपने को क्या करना है, प्रश्न पूछने हैं, जिज्ञासा को बनाए रखना है, और हर वो चीज़ जिसकी आपको जानकारी नहीं है उसकी जानकारी प्राप्त करने की आपको कोशिश करते रहना है कि संसार कैसे चलता है, ये अलग अलग घटनाएं कैसे होती हैं, मौसम कैसे बदलते हैं, बारिश कैसे होती है, पृथ्वी के ऊपर दिन रात कैसे होती हैं, ठीक है, हवा कैसे चलती है। हर चीज़ के ऊपर आपको विचार विमर्श करना होगा, हर चीज़ के ऊपर आपको प्रश्न करना होगा। अब सीखने का तरीका, केवल बुक पढ़ लोगे आपको लगता है विज्ञान समझ में आ जाएगा, नहीं बेटा, बुक पढ़ने से विज्ञान कभी समझ में नहीं आएगा। आपको प्रयोग करने पड़ेंगे, आपको एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी। प्रयोग करते समय, एक्टिविटीज़ करते समय आपको जो कुछ भी सीखने को मिलता है, आपको जो कुछ भी चीज़ें दिखाई देती हैं, उन देखी गई चीज़ों को, उन जो आपके सामने चीज़ें घटित हो रही है, आपने कोई भी प्रयोग किया, कोई भी एक्टिविटी की, उस समय जो भी आपके सामने चल रहा है आप उसको देखोगे, सुनोगे, समझोगे, तब जाकर आपका नॉलेज गेन होगा, तब जाकर आपको किसी ज्ञान की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो आपको लगता है कि केवल क्लास के अंदर बैठकर आप सीख सकते हो, नहीं बेटा, क्लास से बाहर भी जाना पड़ेगा, क्लास से बाहर की चीज़ों को देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाकर आपका क्या होगा, साइंस का नॉलेज जो है वो एनहांस होगा, तब जाकर आपका विज्ञान का जो ज्ञान है उसमें वृद्धि होने वाली है। ठीक है सर, तो विज्ञान और हमारे जीवन के बारे में बात करेंगे। तो विज्ञान हमें समझने में मदद करता है। किसको समझने में मदद करता है? एक तो प्रकृति यानी हमारे पर्यावरण को और हमारे समाज को। ठीक है, और अपने को क्या सिखाने वाला है कि हमें किस तरीके से एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में व्यवहार करना चाहिए। यह पर्यावरण हम सबका है, तो हम सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम सबका दायित्व बनता है कि इसकी रक्षा की जाए। जैसे हमारे पूर्वजों ने इस पर्यावरण की, इस प्रकृति की रक्षा की थी और हमारे समाज को बनाए रखा था, ठीक उसी तरीके से अपने को क्या करना होगा, हमें भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझना होगा, और रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए काम करेंगे, तभी जाकर हम अपनी प्रकृति को बचा पाएंगे और हमारा समाज सुरक्षित समाज के रूप में काम करने वाला है। ठीक है, जिसके अंदर पर्यावरण संरक्षण शामिल है। पर्यावरण को बचाना होगा, पेड़ पौधों को बचाना होगा, पक्षियों को बचाना होगा, जंतुओं को बचाना होगा, पादपों को बचाना होगा। हर चीज़ जो प्रकृति से आपको मिली है उस चीज़ का संरक्षण करना ही बेटा आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका दायित्व होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात क्या है, मानव गतिविधियां और प्रकृति आपस में जुड़ी होती है। मानव अच्छा काम करेगा तो प्रकृति में सुधार होगा, मानव गलत काम करेगा तो प्रकृति में विनाश होगा। यानी हर वो काम जो मानव कर रहा है उस पर अगर हम बात करते हैं, वो काम जो है वो प्रकृति को किसी न किसी प्रकार से प्रभावित कर रहा है, और अगर प्रकृति प्रभावित होगी तो ध्यान रखना हम भी प्रभावित होंगे। आप सोच रहे हो कि केवल हम प्रकृति का विनाश करते जाएंगे, प्रकृति वापस लौट कर नहीं आएगी, नहीं बेटा, प्रकृति भी अपना बदला पूरे, मैं कह सकता हूँ ब्याज के साथ बदला लेगी। तो अपने को क्या करना है, एक पर्यावरण को, हमें खुद को अपना पर्यावरण का एक हिस्सा समझते हुए प्रकृति का संरक्षण करना है, उसकी देखभाल करनी है और जितना हो सके उसको बचाने का प्रयास करना है। ठीक है, तो अब विज्ञान के अंदर कौन कौन सी शाखाएं होती हैं, आप हायर क्लासेस में जाओगे, बड़ी कक्षाओं में जाओगे तो अलग अलग प्रकार की शाखाएं पढ़ेंगे। फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे, जियोलॉजी पढ़ेंगे, फिजिक्स भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री को रसायन विज्ञान, बायोलॉजी को जीव विज्ञान कहेंगे, और जियोलॉजी यानी भू विज्ञान, भूमि का विज्ञान। ठीक है, तो चाहे जीव विज्ञान हो, चाहे रसायन विज्ञान हो, चाहे भौतिक विज्ञान हो, चाहे भू विज्ञान हो, ये सारी चीज़ें बेटा साइंस का हिस्सा है। लेकिन बड़ी कक्षाओं में जाओगे तब इन सब चीज़ों को अलग अलग तरीके से आप पढ़ने वाले हो, अलग अलग तरीके से इन चीज़ों को समझने वाले हो।
ठीक है। अब आपको लगता है ये सब आपस में अलग है, नहीं बेटा, कुछ फिजिक्स के कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में पढ़ने पड़ेंगे, कुछ केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट बायोलॉजी में पढ़ने पड़ेंगे, कुछ बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट जियोलॉजी में पढ़ने पड़ेंगे। यानी हर सब्जेक्ट आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिला हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, हर सब्जेक्ट आपस में कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से दूसरे सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। आपकी बॉडी में भी फिजिक्स है, आपकी बॉडी में भी केमिस्ट्री है, आपकी बॉडी में भी बायोलॉजी है। तो आप खुद को अगर एग्जाम्पल समझते हैं ना, तो उसके अंदर ये सारी चीजें आपको दिखाई देने वाली है। पाठ्यक्रम की रूपरेखा की बात करेंगे, यहां पर हम सबसे पहला चैप्टर जो पढ़ेंगे उसके अंदर हम पदार्थों की प्रकृति की बात करेंगे। पदार्थ अम्लीय होते हैं या क्षारीय होते हैं, उदासीन होते हैं, यानी एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, ये सब क्या होता है, ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। आराम से पढ़ेंगे कि कोई पदार्थ अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है, हमें कैसे पता चलेगा, इसका परीक्षण कैसे किया जाए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, कि फल खट्टे क्यों हैं, अगर हल्दी का दाग कपड़े पर लग जाता है तो उस कपड़े को धोते हैं तो वो हल्दी का पीला कलर लाल क्यों हो जाता है, हर चीज के ऊपर हम सोचेंगे। विद्युत और पदार्थ, यानी हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, बिजली के बारे में और पदार्थों के बारे में, कि भाई ये बल्ब कैसे काम करता है, सर्किट कैसे बनता है, सेल कैसे लगाने होते हैं, एलईडी बल्ब कैसे काम करता है, बैटरी क्या होती है, सेल क्या होता है, सेल होल्डर क्या होता है, लैंप होल्डर क्या होता है, क्लोज सर्किट किसे कहते हैं, ओपन सर्किट किसे कहते हैं, ये सारी चीजें आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ोगे। ठीक है, तो उसके लिए भी तैयार रहना है सभी विद्यार्थियों को। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखो बेटा अभी आपको डर लग रहा होगा, ऐसे ऐसे भारी भरकम शब्द लग रहे होंगे, पर जब चैप्टर पढ़ोगे ना तो मैं बोल देता हूं आपको बहुत आसान लगने वाला है, बहुत ईजी लगने वाला है। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ईजी हो जाएगा। क्योंकि अभी आपको मैं बता रहा हूं बस इस बुक के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हो। फिर हम बात करेंगे धातुओं के बारे में, अधातुओं के बारे में, धातुएं क्या होती हैं, अधातुएं क्या होती हैं, यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात करेंगे, उनके भौतिक गुण क्या होते हैं, उनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, इसके बारे में हम इस बुक के अंदर अच्छे से बात करने वाले हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे परिवर्तन। परिवर्तन यानी परिवर्तन, बदलाव, चेंजेस आपके अंदर भी होते हैं, आपके शरीर में भी चेंजेस होते हैं, आसपास हर चीज में किसी ना किसी प्रकार का कोई ना कोई परिवर्तन अपने को देखने को मिल रहा है। अब ये परिवर्तन होते कैसे हैं उसके बारे में बात करेंगे, और परिवर्तन के प्रकार कितने होते हैं, यानी भौतिक परिवर्तन क्या होगा और रासायनिक परिवर्तन क्या होगा, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, इसके बारे में हम विस्तार से बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, हम बात करेंगे यहाँ पर अस्थायी परिवर्तन यानी टेम्पररी चेंजेस किसे कहते हैं, हम बात करेंगे यहाँ पर स्थायी यानी परमानेंट चेंजेस क्या होते हैं, यानी कौन से परिवर्तन ऐसे हैं जिसमें वस्तु को एक बार बदल दिया वस्तु वापस पहले जैसी नहीं बन पाएगी, और कौन सा ऐसा परिवर्तन है जिसमें वस्तु को अगर आपने चेंज कर दिया आप वस्तु को वापस पहले जैसा बना सकते हो। रबड़ को खींचा, रबड़ बदल गई, छोड़ दिया, रबड़ वापस पहले जैसी बन गई। ठीक है, कपड़े सुखाए, कपड़े वापस भी गीले हो सकते हैं, लेकिन अगर फल एक बार पक गया तो फल पकने के बाद वापस फल पहले जैसा नहीं बनाया जा सकता है। चट्टान अगर टूट गई तो वापस उसको पहले जैसा बनाना मुश्किल हो जाएगा या बहुत नहीं हो पाता है। ऊष्मा और उसके प्रभाव, यानी हम बात करेंगे ऊष्मा के बारे में, हीट के बारे में, कि ऊष्मा क्या होती है, कैसे होती है, किस प्रकार से होती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी हम बात करेंगे ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, ऊष्मा गति कैसे करती है, ठीक है, गर्म हवाएं कैसे चलती है, ठंडी हवाएं कैसे चलती हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर बात करने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे जल चक्र के बारे में। जल चक्र के अंदर हम बात करेंगे, देखो बेटा एक और चैप्टर भी आप पढ़ोगे, जैसे अभी आप किशोरावस्था के अंदर आपके बॉडी में ढेर सारे चेंजेस हो रहे हैं, चेहरे के ऊपर दाढ़ी मूंछ आ रहे होंगे, कंधे चौड़े हो रहे होंगे, लड़कियों के कूल्हे वाला हिस्सा चौड़ा हो रहा होगा, लड़कों की आवाज़ बदल रही होगी, वो भी हम इस 6th चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, किशोरावस्था वाला चैप्टर, तो उसके लिए भी आप सभी लोगों को तैयार रहना है। फिर जल चक्र को डिस्कस करेंगे। जल चक्र के अंदर हम बात करेंगे कि पानी का वाष्पीकरण कैसे होता है, पानी का संघनन कैसे होता है, बारिश कैसे होती है, और पेड़ पौधे बारिश में कैसे मदद करते हैं, सूर्य की सहायता से बारिश में कैसे मदद मिलती है, पानी किस प्रकार से वाष्पीकरण होता है, उसका संघनन कैसे होता है, वो सब हम विस्तार से इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे जीवों में परिवर्तन। जीवों में परिवर्तन जैसे हम बात करेंगे मनुष्य की, यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं मनुष्य के शरीर के अंदर, चाहे आपकी वृद्धि हो रही है, चाहे आपके शरीर के अंदर पोषण की प्राप्ति हो रही है, चाहे आपके शरीर के अंदर श्वसन हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट समय और गति के बारे में बात करेंगे। समय, गति, समय यानी टाइम, टाइम को मेजर कैसे किया जाता है, टाइम का मापन कैसे होता है, उसके लिए कौन से मात्रक यूज़ किए जाते हैं, सेकंड मात्रक, मिनट मात्रक या घंटा, कौन सा मात्रक आप यूज़ करें, अलग अलग मात्रक समय के मापन के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो भी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे भाई गति, गति कितने प्रकार की होती है। ठीक है,
एक समान गति किसे कहते हैं, असमान गति किसे कहते हैं, वो भी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। गति मापते कैसे हैं, समय कैसे मापते हैं, वो सब चीज़ें इस चैप्टर में कवर होने वाली हैं। देखो बेटा, मैं कह रहा हूँ ना, ये केवल मैं बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ने वाले हैं। चैप्टर जब पढ़ोगे तब मज़ा आएगा। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, बट चैप्टर पढ़ते समय आपको ऐसा लगेगा क्या बात है, मज़ा आ गया। हमें लग रहा था हमें आएगा नहीं, बट पढ़ा ऐसा कि सब दिमाग में सेट हो गया है। तो चिंता बिल्कुल मत करना, घबराना बिल्कुल मत, बट इतनी चीज़ ध्यान रखना, कंटिन्यूसली क्लासेस को देखते रहना। ऐसा नहीं है कि आपकी फर्स्ट क्लास हो रही है इसके बाद वापस कोई क्लास नहीं होगी, नहीं बेटा, हर वीक एक चैप्टर की आपको एक क्लास ज़रूर मिलेगी। यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लास आपको मिल जाएगी। अगर आपको और चाहते हो कि विस्तार से पढ़ना है तो आप ऐप के अंदर आ सकते हो, ऐप का भी कोर्स परचेस कर सकते हो, उसके अंदर हर चीज़ को और अच्छे से विस्तार से समझाया हुआ है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे प्रकाश और छाया के बारे में कि वे प्रकाश गति कैसे करता है और प्रकाश के द्वारा किसी वस्तु की छाया कैसे बनती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। छाया किस प्रकार से किसी भी वस्तु की बनने वाली है, किस वस्तु की छाया बनाई जा सकती है, पारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु, पारभासी वस्तु, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे पृथ्वी और अंतरिक्ष। ये एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है क्योंकि बच्चों को हमेशा इसमें कन्फ्यूजन रहता है। कई बार ये सामाजिक विज्ञान के अंदर भी आप चैप्टर पढ़ते हो, पृथ्वी और अंतरिक्ष के बारे में पढ़ते हो, तो जियोग्राफी जो आती है आपके सामाजिक विज्ञान के अंदर, उसके अंदर भी आप ये चीज़ें पढ़ते हैं। तो दिन और रात कैसे होते हैं, ग्रहण कैसे लगता है, सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है, ग्रह क्या होता है, उपग्रह क्या होता है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। क्षुद्र ग्रह क्या होता है, धूमकेतु क्या होता है, तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा कैसे गति करता है, सूर्य और किसी ग्रह के चारों ओर चंद्रमा कैसे गति करता है, सूर्य के चारों ओर ग्रह कैसे गति करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या पृथ्वी अपने स्थान पर रहकर घूम सकती है, नहीं घूम सकती, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम इस बुक के अंदर बेसिकली क्या करेंगे, अपनी वैज्ञानिक सोच का विकास करने वाले हैं। वैज्ञानिक सोच मतलब पहले खोज करो, खोज करने के बाद अपने को क्या करना होगा, खोज करने के बाद अपने को क्या करना होगा। देखो, पहले खोज तभी आप कर पाओगे जब आपके मन में जिज्ञासा होगी। बिना जिज्ञासा के आप खोज नहीं कर पाओगे। जिज्ञासा होना बहुत ज़रूरी है, क्यूरियोसिटी होना बहुत ज़रूरी है। जिज्ञासा होगी तभी खोज करोगे। खोज करने के बाद आप चीज़ों को देखोगे, समझोगे, अवलोकन करोगे। अवलोकन करने के बाद आपके मन में किसी चीज़ के प्रति समझ पैदा हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, किसी भी एक जगह पर आकर रुकना नहीं है। ऐसे नहीं सोचना भाई मैं तो समझदार बन गया, मुझे तो सारा ज्ञान आ गया। नहीं बेटा, हर ज्ञान के आगे एक और ज्ञान आपका इंतजार कर रहा है। तो कभी भी घमंड नहीं लाना है कि बस मुझे टॉपिक आता है, इसके आगे तो कुछ नहीं है। बेटा, हर टॉपिक के अंदर और भी बहुत ज़्यादा गहरा समुद्र है, जिसके अंदर और ज़्यादा क्या कह सकते हैं, गहन चिंतन की आवश्यकता है, या मैं कह सकता हूँ जिसको और डीप में समझने की ज़रूरत है। तो आपको लगातार नए प्रश्न पूछते रहना है। और अगर हम बात करेंगे अंतिम निष्कर्ष क्या है कि विज्ञान निरंतर खोज की प्रक्रिया। मैंने क्या बोला, ऐसा मत समझ लेना कि कोई चीज़ मैंने एक बार सीख ली अब इसके आगे कुछ नहीं है, बस खत्म। नहीं बेटा, हर एक ज्ञान के बाद एक और ज्ञान आपका इंतजार कर रहा है। यानी लगातार खोज करते रहना है, सोचते रहना है, प्रश्न करते रहना है, प्रयोग करते रहना है। तो आप लोग समझते हैं कि भाई वैज्ञानिक ऐसे बन जाते हैं, नहीं बेटा। छोटे छोटे प्रश्न के द्वारा ही एक वैज्ञानिक बन पाता है इंसान। हर प्रश्न वो खुद से पूछता है, अपने आसपास के लोगों से पूछता है, वस्तुओं से पूछता है। वो छोटा छोटा ज्ञान जब मिलता है तब जाकर वो एक बड़ा वैज्ञानिक बनता है। तो पहले आप युवा वैज्ञानिक बनेंगे और युवा वैज्ञानिक बनने के बाद फिर जाकर आप एक बड़े वैज्ञानिक बन पाएंगे। तो हमें क्या करते रहना है, दुनिया को समझते रहना है, सवाल पूछते रहना है और लगातार उत्तर खोजने की हमें शक्ति जो है वो कौन देने वाला है, साइंस देने वाला है, विज्ञान देने वाला है। यानी सोचने की, समझने की, सवाल पूछने की और उत्तर खोजने की शक्ति जो है वो अपने को साइंस देने वाला है। ये नहीं कहूंगा मैं कि आपने अगर मुझसे कोई प्रश्न पूछा तो आपने मेरे से प्रश्न कैसे पूछे। नहीं बेटा, प्रश्न पूछना आपका अधिकार है, एक वैज्ञानिक का अधिकार है। वो चाहता है प्रश्न पूछना और हर प्रश्न का उत्तर मिलना जरूरी है। हो सकता है कि आज नहीं मिले, कल मिल जाए, बट चिंता नहीं करनी, प्रश्न का उत्तर आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। और इस चैप्टर के अंदर कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है तो आपसे कह सकते हैं कि भाई ये चैप्टर आपके बचाव के लिए है। कई बार बच्चे क्वेश्चन आंसर देखकर डर जाते हैं, तो ये चैप्टर आपको इस हिस्से से बचा लेगा। यानी इसके अंदर कोई किसी प्रकार के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर नहीं है। और अब इन्हीं शब्दों के साथ अपनी आज की इस क्लास को यहीं पर विराम देने जा रहा हूँ। सभी विद्यार्थी हमेशा इसी जोश और उत्साह के साथ सदैव उत्कर्ष परिवार के साथ बने रहें। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और हाँ, नेक्स्ट क्लास में जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।